बच्चे दोबारा से लिखते हैं ना, स्टेटमेंट लिखो दोबारा से। जिन बच्चों ने लिख लिया वो तो ठीक है, मैं बस एक ही बार बोलूँगा, ठीक है? आप लिख लो फटाफट, जिन्होंने नहीं लिखी है अभी। बच्चे आप जल्दी से लिखो, लिखो फोर्स एक्टिंग। आपने लिखा पहले का, लिख लिया था? अच्छा बच्चे, हमने बात ये की थी कि जब एक सिस्टम के ऊपर किसी पर्टिकुलर जगह पर फोर्स लगती है तो वहाँ पर सारी फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो हो जाए, क्या हो जाए बच्चे? एक तो ऐसी फोर्सेस को कंकरेंट कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? और वो फोर्सेस बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहती है बच्चे, ठीक है? हम ना तीन फोर्सेस ले लेते हैं बच्चे। कितनी फोर्सेस कंसिडर करते हैं? मान लो तीन फोर्सेस है हमारे पास बच्चे। एक फोर्स आ गई F1, एक फोर्स आ गई F2 और एक फोर्स आ गई F3 फोर्स। और ये इनकी डायरेक्शंस दे रखी हैं, ठीक है? और बच्चे ये ना एक गिवन पार्टिकल के ऊपर यहाँ पर एक्ट कर रही हैं, यहाँ पर लगी हुई है ये फोर्सेस, तीन फोर्सेस लगी हुई हैं हमारे पास, ठीक है? और बच्चे हमने ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों फोर्सेस हैं इनका रिजल्टेंट किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। क्या है बच्चे? लिखो कंसीडर, कंसीडर लिखाया था ना पहले मैंने, कंसीडर थ्री कंकोरेंट फोर्स, कंसीडर थ्री कंकोरेंट फोर्सेस F1, F2 and F3. Consider three concurrent forces F1, F2 and F3। हमारे पास तीन कंकोरेंट फोर्सेस हैं जिसका बच्चों ने नाम क्या रख लिया? F1, F2 एंड F3 एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट O। मान लो बच्चे इस पॉइंट का नाम क्या है? O पॉइंट। तो तीनों के तीनों फोर्सेस बच्चे एक ही जगह पर काम कर रही है, ठीक है ना? देखो बच्चे, हमने एक तो इनको कंकरेंट मान लिया। अब अगर इन तीनों का सम जीरो हो जाता है तो मतलब बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में। किस में बच्चे? यानी ये फोर्सेस इस पॉइंट को मूव नहीं करवा रहे कहीं पर भी, ठीक है? देखो बच्चे, आप द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, F1 एंड F2 बच्चे, F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या होगा? देखो अगर मैं इसको ना बच्चे बिल्कुल इस साइड के ऐसे अगर लाइन ड्रा करूं, इस तरीके से देखते रहना ध्यान से, और यहाँ से बच्चे इसको ऐसे लाइन ड्रा कर दो तो ये पैरेललोग्राम बनेगी एक। और इन दोनों का सम, इन दोनों का सम बच्चे पैरेललोग्राम का क्या होगा? एक डायगोनल होगा। क्या होगा बच्चे? डायगोनल होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों और वो कैसे हों बच्चे? को इनिशियल हो, क्या हो? यानी उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, उस वक्त उन दोनों का जो सम होता है क्या होता है बच्चे? उन दोनों का सम क्या होता है? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या होता है बच्चे? डायगोनल ऑफ द। तो ये वाला इन दोनों का सम होगा बच्चे, इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। मान लो इस फोर्स का नाम F4 नाम रख लेते हैं बच्चे। क्या नाम रख लेते हैं? ये F4 जो फोर्स है ये बच्चे किसके बराबर है? ये F1 प्लस F2 के बराबर आ रही है। क्या आ रही है बच्चे? F1 और F2 के बराबर हमारे पास आ रही है, ठीक है? आल्सो, आल्सो F3 जो है बच्चे क्या है? F3 जो है इज अपोजिट, इज अपोजिट टू द F4। किसके अपोजिट है बच्चे? ये F4 के अपोजिट है। क्या है बच्चे? अभी समझ आया? देखो ना, F3 और F4 दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या हो गई है बच्चे? अपोजिट हो गई है। क्या हो गई है? देन क्या होगा? जो F3 है, जो F3 फोर्स है बच्चे, ये बराबर होगी किसके? नेगेटिव F4 के। इक्वल का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या है बच्चे? दोनों का। लेकिन माइनस का मतलब क्या है? दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या है? अपोजिट है। यहां से बच्चे क्या हो जाएगा? F3 प्लस F4 किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। क्या हो जाएगा बच्चे? इसका मीनिंग ये है कि जितनी फोर्सेस आपने लगाई बॉडी के ऊपर उनका रिजल्टेंट जीरो है। क्या है बच्चे? वो फोर्सेस कोई काम नहीं करने वाली, बॉडी को मूवमेंट नहीं करवाने वाली। समझा कि बच्चे ये वाली बात? हमने तीन फोर्सेस ली थी ना, उन तीनों का रिजल्टेंट हमें क्या मिल गया? जीरो। का मतलब बच्चे ये होता है कि बॉडी मूव ही नहीं की। अगर बॉडी मूव करती तो फोर्स जीरो ना होती, ठीक है ना? तो क्या कहना है मतलब बच्चे कि आप ऐसा सिचुएशन समझ लो कि ये फोर्स लगी ही नहीं हुई है, ठीक है? लिखा यहाँ तक आपने बच्चे? लिखा यहाँ तक?
तो बच्चा हम यहाँ से क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे अगर इसका रिजल्टेंट जीरो आ गया, हैंस द बॉडी, देखो हैंस द बॉडी इन इट्स स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बच्चे बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये, इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। हैंस द बॉडी इन इट्स स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। लिखा, लिख लिया बच्चे। हैंस द स्टेट ऑफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। लिखो, नोट लिखो, नोट देखो, दस द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, दस द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम of a number of forces acting at the same point, condition for equilibrium of the number of forces acting at the same point, number of forces acting on the same point, same point लिखा। if the vector sum of all the forces is zero, if the vector sum of all the forces is जीरो, अगर सारी फोर्सेस का वेक्टर सम बचे किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, ये फोर्सेस कौन सी हैं, कंकरेंट फोर्सेस हैं। बच्चे ये हो गया आपका फर्स्ट सब यूनिट कंप्लीट लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है, जिसमें मैंने न्यूटन लॉज की बात की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की और कंकरेंट फोर्सेस की हमने बात कर। अभी चलते हैं बच्चे नेक्स्ट सब यूनिट फ्रिक्शन की तरफ। किधर चलते हैं आप, फ्रिक्शन की इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे, बाकी काम कल ही करेंगे, ठीक है ना। देखो व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है हमारे पास, फ्रिक्शन तो बच्चे जब कभी भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलती है, क्या करती है बच्चे, जस्ट लाइक दैट, ये डस्टर को बच्चे मैं इसके ऊपर रब कर रहा हूँ ना, ये मूव कर रही है, क्या कर रही है बच्चे, उस वक्त ऑटोमेटिकली एक ऐसी फोर्स आ जाती है जो बॉडी के मोशन को अपोज करना स्टार्ट कर जाती है। बच्चे क्या करती है, हम नहीं लाते हैं, ये ऑटोमेटिकली खुद जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। बच्चे क्या होती है, तो जब कभी भी कोई बॉडी मूव करे और उसको मूव करने से जो चीज़ रोकती है, जो अपोज करती है, जो मोशन को अपोज करती है, बच्चे उस हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चे क्या कहते हैं, इन सिंपल बच्चे ऐसे फिनोमिना को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन। क्या कहते हैं बच्चे, तो फ्रिक्शन हमारे पास बच्चे क्या है, फ्रिक्शन बच्चे क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है बच्चे, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें जब कभी भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करे और एक ऐसी चीज, एक ऐसी फोर्स जो बच्चे उस बॉडी के मोशन को अपोज करे, क्या करे, यानी चलने ना दे उसको अपनी सरफेस के ऊपर। मान लो बच्चे आप, हम गाड़ी चलाते हैं ना, ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी रुक जाती है, क्या करते हैं बच्चे, आप किसी चीज को थ्रो करोगे थोड़े टाइम के बाद जाके वो रुक जाएगी, ऐसा होता कि नहीं होता, ये फ्रिक्शनल फोर्सेस उसको रोक देती है। क्या करती है बच्चे, फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या करती हैं, उसको रोक देती है। तो हमेशा याद रखना बच्चे, फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है ये हमेशा किसको अपोज करती है, मोशन को अपोज करती है, ठीक है। देखो व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स, व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स, व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स or tends to move, whenever a body moves or tends to move, whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, over the surface of another body, over the surface of another body, लिखा बच्चे यहाँ तक, अ फोर्स कम्स इनटू प्ले, एक फोर्स खेलने के लिए आ जाती है बच्चे, ठीक है। अ फोर्स कम्स इनटू प्ले
which opposes the relative motion of the body. Relative motion of the body, relative motion of the body, देखा, दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। बच्चे इस अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं? ये फ्रिक्शन होती है हमारे पास, ठीक है। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ओके बच्चे, यहां तक समझ में आ गया आपको? इसकी एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिख लो बच्चे इसकी। जो कंसीडर अ वुडन ब्लॉक, consider a wooden block placed on a horizontal surface लिखा, horizontal surface, give it a gentle push। gentle push का मतलब क्या होता है? हल्का सा पुश करना। क्या करना? give it a gentle push। बच्चे आपने ब्लॉक को जेंटल पुश किया तो क्या होगा? ब्लॉक मूव करेगा, बॉडी मूव करेगी, फिर खुद ब खुद बच्चे क्या करेगी? वो रुक जाएगी। क्या करेगी बच्चे? देखो, द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस एंड देन कम्स टू रेस्ट। और बच्चे फिर क्या करेगा? ये रुक जाएगा। और बच्चे न्यूटन का सेकंड लॉ या फर्स्ट लॉ याद करो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो था और सेकंड लॉ दोनों हम याद करते हैं। फर्स्ट लॉ बच्चे न्यूटन का ये कहता है कोई भी बॉडी खुद ब खुद रेस्ट में नहीं आ सकती है, कोई भी बॉडी खुद ब खुद मोशन में। ये जो खुद ब खुद ब्लॉक रुका है, इसको किसी ने तो रोका होगा। वो रोकने वाली फोर्स है बच्चे, वो रोकने वाली क्या है? उसी फोर्स को क्या नाम दे दिया? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या नाम दे दिया बच्चे? देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन second law, according to Newton's second law, a retarding force must be acting on the block। एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगी बच्चे किसके ऊपर? ब्लॉक के ऊपर। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। बच्चे सपोजिंग फोर्स को हम क्या कहेंगे? ये फ्रिक्शन है। on the block, this opposing force is called friction। अब बच्चे जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी दो प्रॉपर्टीज है। क्या क्या है? देखो बच्चे, यहाँ पर पहले तो मैं डायग्राम आपको बताता हूँ। मान लो बच्चे ये सरफेस है, ये क्या है? और इसके ऊपर हमने ये ब्लॉक रखा हुआ है। इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई। मान लो ये फोर्स हम लगा रहे हैं अपनी तरफ से बच्चे, फोर्स हमने लगाई और ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ, ये ब्लॉक के मूव करने की डायरेक्शन है बच्चे। उस टाइम क्या होगा? इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी जो बच्चे जस्ट इसके अपोजिट काम करेगी। ठीक है ना? ये फोर्स बच्चे कौन सी आ जाएगी? हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी। ये हमेशा बच्चे किसके अपोजिट होती है? मोशन के अपोजिट होती है। किसके अपोजिट होती है बच्चे? डायरेक्शन ऑफ मोशन, ब्लॉक इधर मूव करके जा रहा था ना बच्चे, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग गई? इसके जस्ट अपोजिट। फ्रिक्शनल फोर्सेस बच्चे जो होती हैं ये पैरेलल होती हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के और टेंजेंट होती हैं ऑन द ग्राउंड के ऊपर। किसके ऊपर बच्चे? ये दो बातें आपने याद रखनी। ठीक है, देखो नंबर 1, ये दो बातें आपने लिखनी है बच्चे। याद है फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होती हैं, ये दो बातें आपने याद रखनी। ठीक है ना? देखो बच्चे, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट टेंजेंटली, टेंजेंट होता है ना बच्चे, टेंजेंट, उसको टेंजेंटली लिखो, उसको लिखा टू द
tangentially to the surface in contact, to the surface in contact, and in a direction opposite to the direction of motion, and in a direction opposite to the direction of motion. यहाँ तक समझ में आया बच्चे आपको? बच्चे आज हम फिर इतना ही रखेंगे, ठीक है। कल हम आगे मूव करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की तरफ। हमारे पास ना दो किस्म की फ्रिक्शंस होती हैं, काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शंस। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे। तो आज फिर इतना ही रखेंगे। ओके बच्चे, ठीक है।